Hello everyone, this is Badal Rama and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about Modern India History NCERT Classes Chapter 8 Part 2. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करने में देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर थे वो एजुकेशन सिस्टम को देखते थे, यानी कि वो चाहते थे जो देसी जनता है वो किस तरीके से सभ्य बने। तो उन्होंने अनेक एक तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई थी, यानी कि वो चाहते थे जो इंग्लैंड का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो भारत में भी लागू हो। तो किस किस तरीके की उन्होंने परंपराएं की, किस किस तरीके से उन्होंने जो भारतीय ग्रंथ थे, एक तरीके से रामायण, महाभारत और संस्कृत के कुछ महाकाव्यों को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, तो पूर्व की जघन्य गलतियाँ, ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। तो देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तो जो बहुत सारे ब्रिटिशर थे ना, यानी कि जो ब्रिटिशर ऑफिसर थे, तो उन्होंने शिक्षा के प्राचीन दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे, यानी कि उसे क्रिटिसाइज करने लगे थे, उसके ओरिएंटल विज़न को। तो उनका कहना था कि जो पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, यानी कि जो पूर्वी के लोग हैं, उस जो लोग हैं उनका जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा है और वे वैज्ञानिक है, और उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सती ही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जब एजुकेशन सिस्टम को स्थापित किया जा रहा था तो हुआ क्या था ना कि लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो उनकी चॉइस के हिसाब से ही उन्हें उसी विषयों के बारे में पढ़ाया जाने लगा था। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि अरबी और संस्कृत, तो जो लोग अरबी और संस्कृत जानते थे तो वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। तो कौन इसमें प्रमुख थे? जेम्स मिल। तो उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की है। तो 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया और थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे बेहतर, मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। तो वे भारत को असभ्य देश मानते थे, यानी कि अनसिविलाइज्ड वो भारत को मानते थे। तो कौन मानता था? एक तरीके से बेबिंगटन मैकाले तो भारत को अनसिविलाइज्ड मानते थे, तो जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, यानी कि बेबिंगटन मैकाले को। तो मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत के अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के लिए हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। तो यानी कि जो ब्रिटिशर थे ना, वो एक तरीके से अपनी लैंग्वेज और अपने साहित्य को ही पढ़ाना चाहते थे, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर को ही वो पढ़ाना चाहते थे, जिससे कि उनकी सभ्यता के बारे में लोग जानें और अधिक से अधिक उनकी भाषाओं को अपनाना शुरू करें। तो इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों के सभ्य बनाता है और उनकी रुचियाँ, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो पहले चित्र 4 में देख लेते हैं क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष, तो ये आप देख ही पा रहे होंगे किस तरीके का उनका अध्ययन कक्ष रहा होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं।
तो क्या हुआ था, तो जो मैकाले के मिनिटस यानी कि विवरण के आधार पर 1835 यानी कि 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंग्रेजी की शिक्षा का अधिनियम कब पारित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1835 यानी कि 1835 को मैकाले के मिनिटस विवरण के आधार पर ये शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था। तो ये फैसला भी लिया गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृति कॉलेज जैसे प्रचरवादी संस्थानों का प्रोत्साहन न दिया जाए। तो इन संस्थानों को अपने आप क्षण का शिकार होते जा रहे थे और अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। ऑलराइट, तो देखिए किस तरीके से मतलब जो अब एजुकेशन सिस्टम था भारत का वो बदल रहा था। तो व्यवसाय के लिए शिक्षा, तो देखिए यहाँ से किस तरीके से क्या बताने की कोशिश की गई है। तो 1854 में यानी कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय का एक नोट भेजा। तो कंपनी के नियंत्रण मंडल के आधार पर चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए एक संदेश में वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वुड का नीति पत्र और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो इस दस्तावेज में भारत में लागू किए जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा स्पष्ट थे, यानी कि करते हुए फिर दोहराया गया कि जो प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितना व्यावहारिक लाभ प्राप्त होगा। तो एक तरीके से इस नोट में जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड यानी कि जो उस समय का एजुकेशन सिस्टम अपनाया गया था तो उससे रिलेटेड जितने भी लाभ और हानि के तथ्य थे वो इसमें लिखे हुए थे। तो अब देखते हैं क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझना और देश के संसाधनों के लिए विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाएँ भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, तो देखिए तो वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इसमें वे ज़्यादातर सत्यवादी और ईमानदारी बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो कम के प्रति दायित्व और संपूर्ण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यकता निपुणता पैदा कर सकता था। तो 1854 में यानी कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों में अहम कदम उठाए। तो सरकारी शिक्षा यानी कि विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो यूनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो जैसा कि आपको पता ही होगा 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ और दिल्ली के बीच छिड़ा था। तो इसमें हुआ क्या था ना कि कोलकाता, मद्रास और बम्बई, जैसा कि आपको पता है कि ये मुख्य 3 प्रेसिडेंसी थी। तो आपसे 3 अगर ये प्रेसिडेंसी पूछ ली जाए कि कौन कौन सी मुख्य 3 प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, तो मद्रास, बम्बई और कोलकाता। तो विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की जा रही थी। तो स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए थे। तो देखिए तो ब्रिटिशर के द्वारा एक तरीके से जो यहाँ एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया था तो उनके कई सारे तर्क थे, जैसा कि वुड के नीति पत्र में भी हमने जानने को मिला। तो किस किस तरीके से वो भारत को एक तरीके से सभ्य बनाना चाहते थे, जिनसे उनका काम भी आसान होए और जो लोग एक तरीके से अनपढ़ थे वो एक तरीके से सब चीज़ को जाने और उनके देश के बारे में भी जाने और संस्कृति के बारे में भी जाने। ऑलराइट, तो पहले ये देख लेते हैं कि ज्ञानी की भाषा। तो अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने ये कहा था। तो देखिए क्या कहा था। तो सभी पक्ष पर बात सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक
जानकारियाँ होती है और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो अपना एक तरीके से उन्होंने बात बताई थी, तो थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के बताई थी। ऑलराइट, तो यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क क्या था, तो देखिए ये तर्क भी हम जान लेते हैं। तो 1854 के वुड के नीति पत्र में प्रायवादी ज्ञान का विरोध करने वाले निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रयास करना चाहते हैं, यानी कि जिस एजुकेशन सिस्टम को स्थापित करना चाहते हैं, वह यानी कि उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठकार कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। एक तरीके से वो भारत में मैनली क्या चाहते थे, यानी कि जो यूरोपीय साहित्य का ज्ञान है वो भारत के लोग जाने और उसके बारे में पढ़े। तो देखिए, तो चित्र 5 में क्या बताने की कोशिश की गई है, तो 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। तो देखिए, तो ये बम्बई विश्वविद्यालय की एक तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अब देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग किस तरीके से बढ़ी थी। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, तो 19वीं सदी में भारत के में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहार शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों को घोर विरोध किया था। तो प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन का उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 में यानी कि 1813 तक यानी कि 1830 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध थी और कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत के अंग्रेजी और उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों पर अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अत्यंत सरोमपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। तो देखिए, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि सरोमपुर में अपना मिशन कौन सा खोला था। एक तरीके से तो भूक्षेत्र पर एक तरीके से जब संस्था नहीं खोल रही थी तो इन्होंने सरोमपुर में अपना एक मिशन खोला था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण आता था। तो वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया था और 1818 में एक कॉलेज खोला गया था। तो देखिए, तो 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा के प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी और सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य, मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ में जो है वो ब्रिटिशर ने चेंज किए थे शासन करने के लिए। तो उन्हें लगता था कि एक तरीके से व्यवहार और मूल्य, मान्यता और धार्मिक विचारों में अगर कोई भी मतभेद किया जाता है तो उन्हें देसी जनता को यानी कि वो भड़का सकती है। तो देखिए, तो चित्र 6 में स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, जिसने सरोमपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो विलियम कैरे थे वो कहाँ के निवासी थे। तो ये देखिए, स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने सरोमपुर मिशन की स्थापना की थी। ऑलराइट, तो देखिए, तो कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सरोमपुर कॉलेज। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सरोमपुर कॉलेज कहाँ पर स्थित है और कौन सी नदी के पास स्थित है। तो कोलकाता में हुगली नदी के पास ये स्थित है। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो देखिए, तो क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेजी से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता था। क्या आपको कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। तो देखिए, तो किस तरीके से जो उस समय बच्चे थे वो पढ़ाई किया करते थे। तो विलियम एडम की रिपोर्ट। तो विलियम एडम की रिपोर्ट देखिए क्या बताती है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के ज़िले का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। तो एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। तो एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं।
ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे और जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी कि 20 से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था और आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। तो बच्चों को फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने वाले बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो इस तरीके से जो वहाँ उस समय का एजुकेशन सिस्टम था यानी कि 1830 का, यानी कि एडम की रिपोर्ट के अनुसार, तो इस तरीके का होता था। तो अब देखिए, तो कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलाई जा रही थी। कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चे को पढ़ाया जा रहा था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी और अमीरों और क्या पढ़ाना है, और यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों के देखते हुए गुरु ही तय करते थे। तो विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से ही बात कर लेते थे। एडम ने पाया था कि यह लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकता की लिए काफ़ी अनुकूल है। तो उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गाँवों के बच्चे प्राय खेतों में काम करने के लिए जाते थे और कटाई के अनाज निकाल जाने के बाद पाठशालाएँ थीं वो दोबारा जो थी वो शुरू हो जाती थी। तो इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। तो देखिए, तो एक तरीके से एजुकेशन और काश्तकारों के जो बच्चे थे वो खेतों में भी काम किया करते थे, यानी कि उनका जो जीवन रहता था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पूर्ण से रहता था। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो एजुकेशन सिस्टम था 1830 के दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टफ था। परंतु आज का अगर वर्तमान में हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो हर एक चीज़ की आपको एक तरीके से सुविधाएं उपलब्ध होती है। मान लीजिए जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको स्पोर्ट कैंपस मिलेगा, एक तरीके से हर एक फैकल्टी का आपको अलग से कैंपस मिलेगा, और आपको एक तरीके से एसी क्लासेस मिलेंगी और ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आज प्रचलन है। परंतु उस समय क्या होता था, उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। एक तरीके से कुछ लोग ही, गिने चुने लोग ही उस समय एजुकेटेड हो पाते थे, यानी कि उस समय अगर कोई स्नातक भी किए हुए होता था तो वो सच में समाज में सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रतिष्ठित माना जाता था। परंतु आज तो आप लोग जानते ही हैं कि एमए वगैरह यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना और पीएचडी करना एक आम बात है। ऑलराइट, तो अब देखिए तो क्या बताने की कोशिश की गई है चित्राट में। तो एक ग्रामीण पाठशाला है जो कि फ्रांसवा सॉल्वेन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है। तो फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और उन्होंने लगा कि दैनिक जीवनों को दर्शाने का प्रयास किया था। तो देखिए, एक पाठशाला का जो है वो चित्र यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है, यानी कि फ्रांसवा सालिवन ने। तो इसी के साथ आज का ही हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।